ठीक है। तो कंधे में यार दर्द आ गया था। फिर उसके बाद और भी काम थे, बहुत काम थे अभी बीच में, इसी नाम से नहीं आया था। पर मैंने वो तो डाल आया था, चाहते थे हैं वंश थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए क्लास 11 तक कंटेंट होती जी तक पर फुलानी जो वो था ना, वो डाल रहा था। तो ठीक है। हम्म, ठीक है। तो आज क्या करना है? आज हम लोग तो करना है रिकैपिचुलेशन थ्योरी और उसके आगे का। ठीक है। तो पहला क्या है? कैपिचुलेशन थ्योरी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी। ठीक है। क्या थ्योरी है? रिकैपिचुलेशन कैपिटुलेशन रिकैपिटुलेशन थ्योरी। रिकैपिटुलेशन थ्योरी। रिकैपिटुलेशन थ्योरी। हाँ कि ना? यस सर। रिकैपिटुलेशन थ्योरी हम लोग तो पढ़ना है। पहली बात, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो आंसर है जो मिलर नाम से साइंटिस्ट है, उसके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। आगे बात करता हूँ तो आगे ये पता चलेगा कि इस थ्योरी में बोला क्या गया। इस थ्योरी में बोला क्या गया? इस थ्योरी में ये बोला गया कि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। क्या बोला गया? ऑन्टोजेनी ऑन्टोजेनी recapitulates recapitulates अरे क्या? ontogeny recapitulate recapitulate phylogeny। किसे? फाइलोजेनी। हाँ कि ना? यस सर। इतनी बात, इस ये जो स्टेटमेंट है वो इस थ्योरी में बोला गया था। तो अब इस स्टेटमेंट में हम लोग तो तीन शब्दों का मतलब समझना। ऑन्टोजेनी, फाइलोजेनी और वीकैपिचुलेट। तो वीकैपिचुलेट का मतलब पहले समझते हैं। वीकैपुलेट वीकैपिचुलेट का मतलब क्या होता है? रिपीट करना। रीकैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? रिपीट करना। रीकैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? रिपीट करना। क्या होता है? रिपीट करना। हाँ कि ना? ये सर, इसका मतलब क्या होता है? रिपीट करना। हाँ कि ना? वहीं ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो आपकी होती है ना, तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जिस प्रकार से हो रही है, अगर मैं उसे डिनोट करूं तो वो मेरी कहलाएगी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हिस्ट्री। कि जब मेरा एम्ब्रियो पूरे तरीके से डेवलप हो रहा था तो पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। हाँ कि ना? तो ऑन्टोजेनी होती है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हिस्ट्री कि एम्ब्रियो किस तरीके से एक छोटे से जाइगोट से पूरे उस ऑर्गेनिज्म में कैसे डेवलप हुआ है, वो होती है ऑन्टोजेनी। वो क्या होती है? ऑन्टोजेनी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? वहीं फाइलोजेनी क्या होती है? फाइलोजेनी होती है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुआ है, कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन एक ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुए। मतलब जैसे हम मछली से डेवलप हुए हैं, वैसे ही हमारा एम्ब्रियो जो है वो फुल्ली डेवलप फीटस बनाने के लिए वो मछली के भी कुछ कलेक्टर दिखाएगा। जैसे पैलेंजियर गिल सेलेस दिखते हैं नेक वाले लीजन में एम्ब्रियो के, जो कॉल्डेज में पले होके पैलेंजियर गिल सेलेस दिखते हैं। तो ये पैलेंजियर गिल सेलेस क्या है? वो फिश के कैरेक्टर्स हैं, वो फाइसेस के कैरेक्टर हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फिश से ही डेवलप हुए हैं। हम कहीं ना कहीं एक्वेटिक लाइफ फॉर्म से ही डेवलप हुए हैं। तो हमारा एम्ब्रियो भी अर्लियर स्टेज में एक एक्वेटिक लाइफ फॉर्म का कैरेक्टर दिखाता है। ये इस थ्योरी में बोला गया कि जिस प्रकार से हम ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के स्टेजेस से डेवलप हुए हैं, वैसे ही हमारा एम्ब्रियो भी एक जाइगोट से फुल्ली डेवलप फीटस बनाने के लिए वो अलग अलग स्टेजेस से पास होता है। और ये स्टेजेस बहुत ज्यादा सिमिलर रहते हैं। एम्ब्रियो के ये जो स्टेजेस हैं ये बहुत ज्यादा सिमिलर रहते हैं हमारे इवोल्यूशन के स्टेजेस से। जैसे हम बोलते हैं कि हम कहीं ना कहीं एक्वेटिक लाइफ फॉर्म से डेवलप हुए हैं,
तो हमारे एम्ब्रियो भी फेरेंजियल गिल दिखाता है। कहीं न कहीं हमारा एम्ब्रियो भी फेरेंजियल गिल दिखाता है। वैसे ही हम लोग बोलते हैं हम कहीं न कहीं एप से डेवलप हुए हैं, ऐसे मंकियों से डेवलप हुए हैं, तो उनके पास टेल होती है, इसीलिए हमारे एम्ब्रियो के पास भी पोस्ट एनल टेल होती है। पोस्ट एनल टेल होती है। तो हमारे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, या आप बोल सकते हो एकदम रिपीट कर रही हैं उसी कलम में जिस कलम में इवोल्यूशन के दौरान हमारा स्टेजेस आए हैं। थी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म से फिर अलग अलग लाइफ फॉर्म की जो हमारी इवोल्यूशन में स्टेजेस आए हैं, वही हमारे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में आता है। मतलब घोड़ा जिस हिसाब से डेवलप हुआ होगा वही उसके एम्ब्रियो में स्टेजेस दिखेंगे, या उसी से बहुत सिमिलर उसके एम्ब्रियो में स्टेजेस दिखेंगे। हाँ कि ना? यस सर। जैसे ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है उसके पास, अगर मैं हाथ की बात करूँ, एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ हाथ की, तो हम बोलते हैं हम कहीं न कहीं एम्फीबियंस के डेवलप हुए हैं, तो यानी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म से डेवलप हुए हैं। तो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म के बाद 2 हाथ, 2 चैम्बर, फिर सादे रेप्टाइल्स एम्फीबियन के बाद 3, फिर एप्स और मैमल्स के पास 4। वैसे ही हमारा एम्ब्रियो भी पहले 2 चैम्बर्ड हार्ट लगता है, फिर वो डेवलप होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट में, फिर वो डेवलप होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट में। मतलब जो हमारा इवोल्यूशन के दौरान लाइफ स्टेजेस आए हैं, वही जो स्टेजेस या उसी से बहुत सिमिलर स्टेजेस हमारे उसमें दिखते हैं। किसमें बता देते हैं? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में दिखते हैं। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में दिखते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब आगे हम लोग तो बढ़ना है, अब आगे बढ़ना है और एक और टॉपिक मस्त करना है जिसका नाम है एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एविडेंसेस फ्रॉम इवोल्यूशन थे एविडेंसेस किससे? बायोलॉजिकल बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडेप्टिव रेडिएशन। एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल बायोजियोग्राफिकल distribution biogeographical distribution biogeographical distribution and adaptive radiation। अब ये बताओ ये क्यों? एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हो क्या जाएगा? पहले ये बात समझो। बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये समझो कि धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो हर जगह एक बराबर तरीके से नहीं बटे हुए हैं। कहीं पे कोई ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, कहीं पे कोई ऑर्गेनिज्म कम है, कहीं पे कोई ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, कहीं पे वो नहीं पाया जा रहा। जैसे रेगिस्तान में ऊँट पाए जाते हैं, पर वहीं अगर मेन लैंड उसमें आए, बता देते हैं आपके ग्लास लैंड पे आए, तो वहाँ ऊँट जनरली नहीं पाए जाते, या ऊँट वहाँ पे दिखते नहीं है। अगर कोई बाहर से लाके पाल रहा है तो दिख जाएंगे, पर वहाँ पे ऊँट दिखते नहीं है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ तो कोई चिड़िया किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती है और कहीं और नहीं पाई जाती। तो वैसे ही अब बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो एक ज्योग्राफिकल एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया में कम पाए जाते हैं। एक ज्योग्राफिकल एरिया में उनकी फीडिंग हैबिट है, फीडिंग हैबिट्स, उनकी स्लीप साइकिल अलग रहती है, किसी और जगह कुछ अलग रहती है। वहीं अगर देखो तो उनके स्किन, उनके कुछ कैरेक्टर्स में चेंजेस दिखता है। तो ये बताओ क्या इवोल्यूशन कैसे हो रहा है? एक ऑर्गेनिज्म उसके आसपास की एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर रही होगी? आंसर है यस। इसीलिए बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो आपका ज्योग्राफी, आपकी जो अर्थ का ज्योग्राफी, अर्थ के जो क्लस्ट है उसकी अलग अलग एरिया में जो है स्टडी करना ज्योग्राफी होती है। अब वहाँ पे उस एरिया में कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट हैं वो कहलाता है बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्यों बोला? क्योंकि हर जगह हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म बराबर अमाउंट में नहीं पाए जाते, या हर जगह हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते। अब ये इवोल्यूशन में क्यों आया? क्योंकि हमारे आसपास हम कैसे इवॉल्व कर ले, इवॉल्व क्यों कर ले? क्योंकि हमें आगे फ्यूचर में भी सर्वाइव करना है।
इवोल्यूशन जो है वो नीड के कारण आता है, कहीं ना कहीं नीड के कारण भी आता है। तो मान लो अगर नीड के कारण आ रहा है तो नीड क्यों लगेगी, क्योंकि मुझे एक एनवायरनमेंट में जीना है, मुझे मुझे अपने हैबिटेट में जिंदा रहना है, तो मैं अपने हैबिटेट के हिसाब से चेंज होऊंगा। अब वो चेंज बहुत ज्यादा इतने हद तक हो जाएगा कि कुछ समय बाद वो नई स्पीशीज बना दिया, चलो मान लेते हैं अगर वो नई स्पीशीज बना दिया। अब अगर मैं फ्यूचर में देखूं तो यार ये नई स्पीशीज यहाँ पे डेवलप कैसे हुई और मैं इस जगह के हैबिटेट को पढ़ लूं, तो क्या मुझे पता चल जाएगा? आंसर है ये। या मैं उस समय उस जगह के करंट हैबिटेट तो देख लूंगा और पता चल जाएगा कि यार क्या नेसेसिटी होगी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? तो इसीलिए बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पाला जाता है। और फिर एडेप्टिव रेडिएशन क्यों? क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशन में मतलब पलटे क्या है कि एक कॉमन एंसेस्ट्री रहती है और फिर उससे तादाद अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पीशीज बन जाते हैं। हाँ कि ना? तो जब आप तो अगर मैं बायोजियोग्राफी का एक डेफिनेशन बोलूं, तो बायो तो अगर मैं बायोजियोग्राफी का वो एक डेफिनेशन लेना चाहूँ तो क्या होगा? बायोजियोग्राफी की बेसिकली स्टडी है, बता देते हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट और एनिमल की ऑल अराउंड दी वर्ल्ड या अबोर्चेटिव डिफरेंट पार्ट ऑफ दी अर्थ पे जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल्स का और प्लांट्स का, उसकी स्टडी को बायोजियोग्राफी बोली जाती है। उसकी स्टडी तो बायोजियोग्राफी बोली जाती है। अब ऐसा क्यों? बायोजियोग्राफी की स्टडी कर चलो कर भी लिए, पर ऐसा क्यों करना? क्योंकि पहले जब अर्थ जब नई नई बनी थी तो माना जाता है कि अर्थ पहले पूरा एक तरफ पूरा मास जो है, जो अभी इतने सारे कॉन्टिनेंट बचे हुए हैं, वो सब एक सिंगल मास में थे। वो सब एक सिंगल मास में थे और इस सिंगल मास को क्या बोला जाता था? पेंजिया। जैसे इंडियन पेनिनसुला बोला जाता है ना, तो इंडिया की जो लैंड है, भारत की जो लैंड है, वो तीन तरफ से किससे घिराई हुई है? वाटर से घिराई हुई है और एक तरफ लैंड से घिराई हुई है, इसीलिए भारत तो पेनिनसुला बोला जाता है। वैसे ही ये जो पूरे कॉन्टिनेंट पूरी धरती के जो ये लैंड है, ये जब एक साथ थी, इसे बोला जाता था पेंजिया। इसे क्या बोला जाता था? पेंजिया। अब क्या होता है कि अर्थ के नीचे जो है, अर्थ की जो इनर लेयर है वो बहुत ज्यादा हॉट है और वो लावा है। बेसिकली वो हल्का सेमी फ्लूइड तरीका है। उसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट है। तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से डूल हुई, जब एक ये हल्की सा शिफ्ट आया इनमें, तो ये जो एरिया है, ये जो लैंड है पेंजिया, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में टूट गया। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में टूट गया। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में टूट गया। इसीलिए अभी हम लोग तो सेवन वो मिलते हैं, क्या? सेवन कॉन्टिनेंट मिलते हैं। सेवन कॉन्टिनेंट मिलते हैं। एक आपका नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका, एक यूरोप, एक अफ्रीका, एक एशिया, एक ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। पहले ये सातों कॉन्टिनेंट एक सिंगल मास से जुड़े हुए थे और उसे बोला जाता था पेंजिया। अब ड्यू टू कॉन्टिनेंटल शिफ्ट, या आप बोल सकते हो ये जो टेक्टोनिक प्लेट है इनमें हल्का सा डिलिप्ट आया, शिफ्ट आया, इसके कारण ये जो बड़ा लैंड मास है, ये टूट के छोटे छोटे भागों में हो गया और वो बना रही है कॉन्टिनेंट। अब ये जो कॉन्टिनेंट है ये अर्थ के अलग अलग भाग में चल दिए, तो इन्हें अलग अलग रेनफॉल मिली, इन्हें अलग अलग ताजे हैं सनलाइट मिली, इधर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन बनना चालू हुई। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो डिफरेंट हैबिटेट के नाम से अलग अलग वेराइटीज के डेवलप होंगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? इस बेसिस पे यानी इस बेसिस पे जो फ्लोरा एंड फौना की ये अलग वेराइटीज बनने की, इवॉल्व होने की बेसिस पे एल्फ्रेड रूजल वॉलम करते साइंटिस्ट था, उसने वर्ल्ड को 5 ज्योग्राफी यानी बता देते वर्ल्ड की ये जो बायोजियोग्राफिकल रीजन है जहाँ पे ज्योग्राफी स्टडी की जाती है लिविंग फॉर्म की, यहाँ इन जगहों को 6 वियल में बांट दिया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जो एल्फ्रेड वॉशल एल्फ्रेड रूसल वॉलम था, एल्फ्रेड लूसल वॉलम था, इसका तो एक तो नाम ऐसा है ना, एल्फ्रेड रूसल
वॉलम जो था, रूजल वॉलम जो था, इसने अर्थ की ये जो बायोजियोग्राफिकल एरिया है ना, इसे 6 विल्म में बांट दिया गया। इसे 6 विल्म में बांट दिया, हाँ कि ना? 6 विल्म में इसे बांट दिया, हाँ कि ना? हाँ कि ना? पहला है एशिया। पहला क्या है? एशिया, जिसे बोला जाता है ओरिएंटल विल्म। जिसे क्या बोला जाता है? ओरिएंटल विल्म, हाँ कि ना? इसे क्या बोला जाता है? ओरिएंटल विल्म, हाँ कि ना? फिर आता है यूरोप। फिर आता है यूरोप, हाँ कि ना? पहले फिर आता है यूरोप, हाँ कि ना? फिर आता है यूरोप। इसे आपका पेल आर्टिक विल्म बोला जाता है। इसे आपका क्या बोला जाता है? पेल आर्टिक विल्म बोला जाता है। फिर तीसरा जो विल्म है वो आता है अफ्रीका में, जिसे बोला जाता है इथोपियन इथोपियन विल्म। जिसे क्या बोला जाता है? इथोपियन विल्म। क्या बोला जाता है? इथोपियन विल्म। फिर उसके बाद आता है आपका साउथ अमेरिका, जिसे आपका नियोट्रॉपिकल विल्म बोला जाता है। फिर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, जिसे आपका नी आर्टिक विल्म बोला जाता है या नियो आर्टिक विल्म बोला जाता है। फिर आता है आपका बता देते हैं ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसे ऑस्ट्रेलियन विल्म बोला जाता है। तो सर क्या ये याद रखना है? नहीं, बस ये याद रखो कि पहले अर्थ का जितना भी लैंड है वो पहले एक सिंगल मास था। तादेरे एक सिंगल लैंड थी जो टेक्टोनिक डिलिप्ट के कारण अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बट गई। इस सिंगल लैंड मास को क्या बोला जाता था? पेंजिया बोला जाता था। और ये जब अलग अलग कॉन्टिनेंट में बटी तो किस नाम से बटी? बता देते हैं, ये बटी ड्यू टू टेक्टोनिक डिलिप्ट या टेक्टोनिक प्लेट के शिफ्ट होने के नाम से, टेक्टोनिक प्लेट में शिफ्ट होने के नाम से, हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात ये याद रख लो कि एल्फ्रेड रूजल वॉलम ने जब ये जो शिफ्ट हुआ टेक्टोनिक प्लेट में, कॉन्टिनेंट में शिफ्ट हुआ, यहाँ डिफरेंट क्लाइमेट्स के कारण डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बनी, तो इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के आधार पे पूरी अर्थ को किसमें बांट दिया गया? या बोल सकते पूरे जो अर्थ के बायोजियोग्राफिकल रीजन्स के जहाँ पे लिविंग फॉर्म पाए जा रहे थे, उसे 6 विल्म में बांट दिया गया। पहला है एशिया, जिसे ओरिएंटल विल्म बोला जा सकता है। ये जो नाम है आपको ये याद नहीं लगते, आपको बस ये याद रखना है कि 6 विल्म में बांट दिया गया था। 6 विल्म में बांट दिया गया था, हाँ कि ना? अब एडेप्टिव रेडिएशन की बात करते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन में पहली बात समझो, रेडिएशन रेडिएशन होता क्या है? रेडिएशन होता क्या है? अब ये समझो कि हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन। रेडिएशन होता क्या है? रेडिएशन कोई भी चीज है जो जिसका ओरिजिन पॉइंट कॉमन हो, जिसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन कॉमन हो और फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाए, इसे बोला जाता है रेडिएशन। इसे क्या बोला जाता है? रेडिएशन। जैसे न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो एक जगह होता है, हिरोशिमा में हुआ। हिरोशिमा में बॉम्ब तो एक जगह गिरा, पर उसके रेडिएशन ऐसे चारों ओर फैल गए, इसीलिए उसे रेडिएशन बोला गया। तो यही है एडेप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन मतलब होता है एक कॉमन ओरिजिन और वहां से चारों ओर फैल जाना। अब एडेप्टिव का मतलब होता है कि एडेप्ट होते हुए, किसी चीज से आप एडेप्ट हो रहे हो, किसी चीज से आप वो हो रहे हो, लूबलू हो रहे हो, उसमें जीना सीख रहे हो, हाँ कि ना? तो एक कॉमन एंसेस्ट्री या एक कॉमन ऑर्गेनिज्म से अलग अलग हैबिटेट या अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण जब ऑर्गेनिज्म उसी ऑर्गेनिज्म के अलग अलग यानी उसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन या उसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज के अलग अलग पॉपुलेशन जो अलग अलग जगह ले लिया, वहां पे अलग अलग क्लाइमेट उन्हें मिल रहा है, तो उनमें अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। अब उनमें इतने ज्यादा अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं कि फ्यूचर में वो अलग अलग स्पीशीज बना ले रहे हैं। वो अलग अलग स्पीशीज बना ले रहे हैं। तो ये क्या हुई? ये अपने एनवायरनमेंट से एडेप्ट होने के लिए अपने अंदर अलग अलग चेंजेस लाए, अपने अलग अलग एनवायरनमेंट से एडेप्ट होने के लिए अपने अंदर अलग अलग चेंजेस लाए। और ये अलग अलग चेंजेस इस प्रकार से आए कि धीरे धीरे ये एकदम अलग अलग स्पीशीज में ही जय माता रानी, ठीक है? तो ये अलग अलग स्पीशीज में ही डेवलप हो गए। तो इसे क्या बोला जाएगा? एडेप्टिव रेडिएशन, हाँ कि ना? इसे क्या बोला जाएगा? एडेप्टिव रेडिएशन बोला जाएगा, हाँ कि ना? यस सर।
तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे लिख सकते हो, दी इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ different species in a given geographical area starting from a point means common origin may or common ancestry and radiating to other geographical area या geographical habitat is called adaptive radiation. The evolutionary process of different species in a geographical area. वो जब एक geographical area में थे, एक बता देते हैं एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज, तो वो तो एक ही स्पीशीज थे। जब ये अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में लेडिएट हुए, जब ये अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में लेडिएट हुए, तो वहां पे उन्हें अलग अलग एडेप्टेशन लेना पड़ा, और अलग अलग एडेप्टेशन लिए तो अलग अलग उन्हें क्या मिला, उन्हें अलग अलग चेंजेस आए, उनमें अलग अलग चेंजेस आए, उन्हें अलग अलग इवोल्यूशन मिला, इसीलिए वो अलग अलग स्पीशीज में डेवलप हो गए। इसी तो बोला जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। तो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में मूव किए और वहां पे अडेप्ट हुए, इस नाम से वो नई यानी नहीं नई न्यू नई स्पीशीज बना लिए, वो नई स्पीशीज बना लिए। तो ये बताओ कि क्या एडेप्टिव रेडिएशन कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जैसा नहीं है? हाँ कि ना? डाइवर्जेंट मतलब एक कॉमन एंसेस्ट्री से पहलना, वैसी एडेप्टिव है। हाँ कि ना? ये सर। और होमोलॉजी, अगर मैं होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करूं या होमोलॉजी की बात करूं, तो होमोलॉजी और एडेप्टिव रेडिएशन क्या दोनों के दोनों डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे बेस्ड नहीं है? तो आंसर है ये। वहीं अगर मैं बात करूं एनालॉजी, और बता देते हैं एनालॉजी किस पे बेस्ड होगा? फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे बेस्ड होगा। वो फिर किस पे बेस्ड होगा? वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे बेस्ड होगा। वो फिर किस पे बेस्ड होगा? फिर वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे बेस्ड होगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बताओ। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब हम लोग बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल की जो एनसीईआरटी देती है। इसका एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल देती है एनसीईआरटी, जिसका नाम है डार्विन प्रिंसेस। जिसका नाम है डार्विन प्रिंसेस। डार्विन प्रिंसेस जो है, डार्विन एक समय का बहुत फेमस साइंटिस्ट था। डार्विन जो है वो एक समय का बहुत फेमस साइंटिस्ट था, और इसे एक समय का बहुत फेमस वो माना जाता है, मतलब कि बेसिकली आप ये बोल सकते हो एक समय का जीनियस माना जाता है। तो क्या हुआ, ये जब स्टडी करने के लिए अलग अलग एरिया जा रहा था ना, तो ये एक बात पहले किया गया बोध केतुलु। ये बोध केतुलु किया गया, ये बोध के तुलु किधा गया साउथ अमेरिका गया, किधा गया साउथ अमेरिका गया। फिर वहीं अमेरिकल जो साउथ अमेरिका के पास ही एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसमें करीब करीब 22 आइलैंड्स आते हैं, और इन आइलैंड्स को बोला जाता है गैलापागोस आइलैंड। इन आइलैंड्स को क्या बोला जाता है? गैलापागोस आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे गैलापागो टॉर्टोइस पाए जाते थे। हाँ कि ना? यस सर। तो इन्हें क्या बोला जाता है? गैलापागोस आइलैंड बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? गैलापागोस आइलैंड बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? गैलापागोस आइलैंड बोला जाता है। तो जब इसने साउथ अमेरिका विजिट किया, तो वहां पे इसे एक प्रकार की बर्ड दिखी। इसे एक प्रकार की क्या दिखी? बर्ड दिखी। इसे एक प्रकार की क्या दिखी? ये कौन सी बर्ड बना रहा हूँ यार मैं? जब इसने साउथ अमेरिका विजिट किया, तो वहां पे इसे एक प्रकार की क्या दिखी? बर्ड दिखी। एक प्रकार की क्या दिखी? बर्ड दिखी। एक प्रकार की क्या दिखी इसे? बर्ड दिखी। हाँ कि ना? एक प्रकार की इसे क्या दिखी? बर्ड दिखी। हाँ कि ना? यस सर। इसे एक प्रकार की क्या दिखी? बर्ड दिखी। हाँ कि ना? ठीक है, ये अभी के लिए मान लो एक प्रकार की इसे बर्ड दिखी। कौन सी कलर की? काले कलर की बर्ड थी। ये ब्लैक बर्ड इसे एनसीईआरटी लिखती है। हाँ कि ना? यस सर। अब ब्लैक बर्ड इसने यहाँ पे देखी, तो ये कैसी थी? ये फ्लूट ईटिंग थी। ये कैसी थी? ये फ्लूट ईटिंग थी। कैसी थी? सोचो थोड़ा, कैसी होगी बर्ड? कैसी होगी बर्ड? ये यहाँ पे क्या खाती थी? सीड खाती थी। ये यहाँ पे क्या खाती थी? सीड खाती थी। तो अब ये बताओ, चिड़िया खाती कैसे? अपने बीक के थ्रू, अपनी चोंच के थ्रू। तो ये बताओ, जो सीड ईटिंग लगेगी और जो फ्लूट ईटिंग लगेगी, दोनों में अंतर लगेगा क्या? हाँ सर। जो फ्लूट ईटिंग लगेगी उसकी जो बीक है वो एक ही सॉफ्ट लगेगी, और जो सीड ईटिंग लगेगी उसकी बीक जो है वो ज्यादा कठोर
और कलंची सामान तो चबाने लायक, कलंची सामान तो क्लच करने लायक लगेगी, हाँ कि ना? यस सर। तो सीड ईटिंग थी, तो इसने उसकी बीक ऑब्जर्व की थी। पर जब वो गैलापागोस आइलैंड विजिट किया, जब वो गैलापागोस आइलैंड विजिट किया, तो वहां पे इसे ये सेम बर्ड, ये सेम काली कलर की बर्ड देखने को मिली। पर वहां पे इसे एक डिफरेंस देखने को मिला कि कुछ का जो चोंच की वो बहुत ज्यादा अलग थी, और कुछ की चोंच और भी ज्यादा अलग थी। मतलब बर्ड तो सेम थी, बर्ड वही काले नैन नक्श वाली वही बर्ड थी, सिर्फ उनकी चोंचों में या उनकी दादे बीक्स में अंतर था, सिर्फ उनके बीक्स में अंतर था। कोई यहाँ पे इंसेक्ट खाने वाली बर्ड थी, इंसेक्टिवोरस बर्ड थी, वहीं कुछ यहाँ पे क्या खाने वाली बर्ड थी, कोई फ्लूट खाने वाली बर्ड थी। पर बर्ड सेम थी वही। जैसे आप अगर गौलैया तो देखोगे तो आपको पता चलेगा यार कि ये गौलैया है। अब कहीं और जाके देखोगे तो आप उसे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा गौलैया है। पर अगर वहां पे आपको उसकी बीक अलग दिख गई तो आप क्या सोचोगे? तो फिर जब उसने और ऑब्जर्वेशन किया तो उसने ये दिया कि ये जो बर्ड्स हैं, ये जो ब्लैक बर्ड्स हैं, ये साउथ अमेरिका में सीड ईटिंग बी क्वालिटी या सीड ईटिंग बर्ड्स थी। पर जब ये माइग्रेट की गैलापागोस आइलैंड में, जब इन बर्ड्स के एंसेस्टर्स माइग्रेट किए गैलापागोस आइलैंड में, तो यहाँ पे सीड की अवेलेबिलिटी उस हिसाब से नहीं थी। या कुछ आइलैंड में जहाँ पे फ्लूट ईटिंग बर्ड्स पाई जाती थी वहां पे फ्लूट ज्यादा थे, और जहाँ इंसेक्ट ज्यादा पाए जाते थे वहां इंसेक्ट ईटिंग बर्ड ज्यादा थे। तो एनवायरनमेंट में ढलने के नाम से थी यार, यहाँ पे फ्लूट ज्यादा मिल रहे तो इनके एंसेस्टर इस तरीके से अपने बीक को इवॉल्व कर लिए थी, वो फ्लूट खाने लगे। और जहाँ जिस पार्ट ऑफ आइलैंड में उन्हें इंसेक्ट ज्यादा मिल रहे थे तो वो इंसेक्ट खाने लगे। तो ये सोचो, एक कॉमन एंसेस्ट्री थी क्या कहते हैं सीड ईटिंग से। तो वहीं पे तादाद कुछ गैलापागोस आइलैंड के कुछ पार्ट में कुछ सीड खाने लगा, और कोई तादाद है वो खाने लगा, फ्लूट खाने लगा, कोई फ्लूट खाने लगा। और वहीं कोई कैक्टस खाने लगा, कोई कैक्टस के ऊपर फीड करने लगा। तो क्या यहाँ पे एक एडेप्टिव वेरिएशन तो नहीं दिखला थी या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था? कॉमन एंसेस्ट्री है। अब गैलापागोस आइलैंड में अलग अलग हैबिटेट मिले, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन मिली, तो उनमें एडेप्ट होते ये अलग अलग पार्ट्स में डेवलप हो गए, ये अलग अलग स्पीशीज में डेवलप हो गए, हाँ कि ना? तो इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डार्विन फिंचेस। इसी को क्या बोला जाता है? डार्विन फिंचेस। इसी को क्या बोला जाता है? डार्विन फिंचेस। इसी को क्या बोला जाता है? डार्विन फिंचेस, हाँ कि ना? इसी को क्या बोला जाता है? डार्विन फिंचेस बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को डार्विन फिंचेस बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? डार्विन फिंचेस बोला जाता है। साउथ अमेरिका में वो सीड ईटिंग बर्ड थे। कुछ जो साउथ अमेरिका में सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे किसी भी कारणवश, तो वो जब माइग्रेट किया आपके गैलापागोस आइलैंड में, और गैलापागोस आइलैंड में फ्लू ज्यादा होने के नाम से, किसी पार्ट में कैक्टस ज्यादा होने के नाम से, किसी पार्ट में इंसेक्ट ज्यादा होने के नाम से, तो वो जिस जिस पार्ट में अपने हैबिटेट अपनाए, वहां पे वो उस हैबिटेट के हिसाब से इवॉल्व हुए और उनकी बीक चेंज हो गई, वो अलग अलग स्पीशीज में डेवलप हो गए। कोई फ्लूट ईटिंग हो गया, कोई इंसेक्ट ईटिंग हो गया, कोई कैक्टस ईटिंग हो गया। तो एक कॉमन एंसेस्ट्री से वो अलग अलग ऑल्टर बीक में डेवलप हुए, अलग अलग चीजों में डेवलप हुए, अलग अलग फिंचेस में, अलग अलग स्पीशीज में डेवलप हुए। तो ओरिजिनल फिंच क्या था? सीड ईटिंग फिंच। अब वो ऑल्टर बी को उन्हें दिखा इंसेक्टिवोलर फिंच और वेजिटेरियन फिंच, मतलब फ्लूट ईटिंग या कैक्टस ईटिंग, हाँ कि ना? तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। दूसरा एक एग्जांपल मैं बता दिया हूँ, दूसरा मैं एक एग्जांपल बता दिया हूँ, कौन सा बता देते हैं? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स का। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स का दूसरा एक एग्जांपल बता दिया मैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स का, हाँ कि ना? यस सर। क्या हुआ यार, ये तक क्यों गया? एनसीईआरटी के साथ ये प्रॉब्लम है, इसका पीडीएफ है ना, एक बार में आता नहीं है, बहुत कठिन से आता है। तो ये जो तादाद है, ये जो है, ये जितने भी प्लेसेंटल मैमल्स है, ये आपस में क्या शो कर ले? ये आपस में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर ले। वहीं
जो ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं या मार्सुपियल मैमल्स हैं, ये आपस में क्या शो कर लें, ये आपस में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर ले, क्योंकि ये सब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये सब के सब वही ऑस्ट्रेलिया के एक ही जोग्राफिकल यानी ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में वो अलग अलग हैबिटेट उनका अपना लिए हैं, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया अपना लिए हैं, और उनके हिसाब से डेवलप होके ये क्या शो कर ले, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर ले। वैसे ही प्लेसेंटल मैमल एक ही जगह में अलग अलग जोग्राफिकल एरिया अपना लिया, और वहां पे अलग अलग जोग्राफिकल एरिया अपनाने के नाम से अलग अलग इवोल्यूशन से क्या शो कर ले, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, हाँ कि ना। तो अगर मैं डार्विन प्रिंसेस की बात करूँ, अगर मैं डार्विन प्रिंसेस देखूँ, तो यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन दे दिया हुआ है। व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर, ड्यूरिंग ए जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। अपनी जर्नी के दौरान, अपने तादेदे हैं शैल सपाटे के दौरान, तादेदे है डार्विन जो है वो गैलापागोस आइलैंड गया। देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर। वहाँ पे उसने अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर ऑब्जर्व किए, भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिएचर ऑब्जर्व किए। ऑन अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट उसे दिखा, एक स्मॉल ब्लैक बर्ड का, जिसे बाद में बोला गया डार्विन प्रिंसेस। जिससे वो क्या हो गया, अमेज हो गया, मतलब हैरान हो गया, यानी चौंक गया, उस पे एक उसका ध्यान ज्यादा गया। he realized that there were many he realized there were many varieties of finches in the same island। उसी सेम आइलैंड में, गैलापागोस आइलैंड 12 यानी 22 आइलैंड्स का ग्रुप है, जिन्हें कॉमनली गैलापागोस आइलैंड बोला जाता है। तो उन्हीं आइलैंड्स में क्या देते हैं, अलग अलग प्रकार के फिंचेस पाए जा रहे थे, मतलब वही बर्ड के अलग अलग स्वरूप पाए जा रहे थे। All the varieties he conjectured evolved on the island itself। जितनी भी varieties उसने देखी, उसने ऑब्जर्व की, वो सब के सब उसी आइलैंड में इवॉल्व हुए थे। From the original seed-eating creature and many other forms with altered beak arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches। तो ये जो बर्ड इसने ऑब्जर्व की थी, इसे बाद में डार्विन फिंच बोला गया। अब ये जो अलग अलग डार्विन फिंचेस हैं, ये ऑब्जर्व की गई उसी के द्वारा, उसी डार्विन फिंच की ही अलग अलग वेराइटीज डार्विन के द्वारा ही ऑब्जर्व की गई गैलापागोस आइलैंड में। और फिर बाद में ये भी पता चला कि ये जो जितनी भी डार्विन फिंचेस हैं, ये उसी आइलैंड में इवॉल्व हुई हैं। ये जितनी भी डार्विन फिंचेस है, ये उसी आइलैंड पे इवॉल्व हुई है। आइलैंड में जो ओरिजिनल सीड ईटिंग बीक वाली बर्ड थी, वो भी अवेलेबल थी। ये जैसे ये सीड ईटिंग वाली बर्ड है, ये भी अवेलेबल थी, पर इंसेक्टिवोलर, जैसे इंसेक्टिवोलर्स, फूड ईटिंग, फ्लूट ईटिंग, ये सब भी की कैक्टस ईटिंग, ये सब भी पाई जा रही थी। This process of evolution of different species in a given geographical area, starting from a point, literally mediating to other areas of geography, habitat, is called adaptive radiation। Darwin finches represent one of the best examples of this phenomena. Another example is Australian marsupial। A number of marsupial, each different from original, यानी of other, जैसे ये टाइगर कहता है, ये बाकी सभी मार्supial से बहुत अलग है। ये हार्किना, ये सर जैसे टेस्मेनियन वुल्फ है, ये सभी से अलग है। इवॉल्व फ्रॉम अ एंसेस्ट्रल स्टॉक, मतलब कि ये कॉमन एंसेस्टर थे। तो यह एक कॉमन एंसेस्टर का ग्रुप था, जिनसे ये सभी इवॉल्व हुए हैं, एक ही एनवायरनमेंट में अलग अलग हैबिटेट अपना के ताते हैं, अलग अलग लोल अपनाते ही अलग अलग तरीके से डेवलप होते, अलग अलग स्पीसीज बन गए हैं। इसी को एडेप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। वही डार्विन प्रिंसेस के साथ हुआ थी, जब ये साउथ अमेरिका से गैलापागोस आइलैंड में ताते थे माइग्रेट किए। तो गैलापागोस आइलैंड में सिर्फ सीड ईटिंग नहीं था, सिर्फ सीड अवेलेबल नहीं थे, वहाँ पे फ्लूट भी इजीली अवेलेबल थे, और वहाँ पे इंसेक्ट भी अवेलेबल थे। तो जिस आइलैंड पे, जिस पार्ट में फ्लूट ज्यादा अवेलेबल थे, वहाँ पे ये फिंचेस फ्लूट ईटिंग की तरह डेवलप हो गए, और जहाँ पे सीड अवेलेबल थे, वहाँ पे ये सीड ईटिंग रहे। जहाँ पे कैक्टस अवेलेबल थे, वहाँ पे ये कैक्टस की तरह
इवॉल्व हो गए, और वहीं जहाँ पे ये इंसेक्ट्स अवेलेबल थे तो वहाँ पे ये इंसेक्ट्स की तरह इवॉल्व हो गए, हाँ कि ना। तो एक कॉमन एंसेस्ट्री से एक ही उसी आइलैंड के अंदर अलग अलग पार्ट में वो बता देते हैं, अलग अलग हैबिटेट तो अपनाए, जिसके कारण वो अलग अलग क्या हुए, अलग अलग तरीके से डेवलप हो गए, अलग अलग स्पीसीज बना लिए। इसी को बोला जाता है, बता देते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। और डार्विन फिंचेस बेस्ट एग्जांपल माना जाता है एडेप्टिव रेडिएशन का। ठीक है, देखो हम लोग ने इतना सारा कर लिया, इतना सारा हम लोग ने कर लिया है, देखो ठीक है। अब आज हम लोग तो करना है, पिछले बार हम लोग ने क्या किया था, अभी अभी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब हम लोग तो करना है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और जो हम लोग ने एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किया उसका अपोजिट करना है, मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव कन्वर्जेंस। इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव कन्वर्जन, या एडेप्टिव कन्वर्जन, एडेप्टिव कन्वर्जेंस, एडेप्टिव कन्वर्जेंस, एडेप्टिव कन्वर्जेंस। ठीक है, एडेप्टिव कन्वर्जेंस। तो बेसिकली समझो, एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या था, एक कॉमन एनवायरनमेंट था या एक कॉमन जगह थी जहाँ से ऑर्गेनिज्म उतरे थे, और फिर वो अलग अलग हैबिटेट या अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन से एडेप्ट होके अलग अलग स्पीसीज बना लिए थे। जैसे पहले पेंजिया था, तो पेंजिया से जब ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ तो वो एक एरिया हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया जो एक ज्योग्राफी है, इसके अंदर अलग अलग हैबिटेट है, हाँ कि ना, अलग अलग नेस्ट है। तो उन अलग अलग नेस्ट में जो लोग यानी कहते थे ऑर्गेनिज्म क्या हुए, एडेप्ट हुए, और इस अलग अलग नेस्ट या इस अलग अलग एडेप्ट एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण अलग अलग स्पीसीज का जन्म हुआ। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मार्सु जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं वो आपस में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहे हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। पर वहीं अगर मैं बोलूँ कि अब अगर मैं कहीं और से तादाद या अलग अलग ऑर्गेनिज्म लाऊं और उन्हें सेम हैबिटेट दूं, उन्हें सेम एनवायरमेंटल नीड दूं, उन्हें सेम नेस्ट दूं, एनवायरमेंटल नेस्ट, तो क्या वो एक तरह की स्पीशीज में इवॉल्व होंगे? आंसर है यस, आंसर है यस। या वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में इवॉल्व होंगे। तो अलग अलग तादादें हैं स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज या अलग अलग ऑर्गेनिज्म जब एक आइसोलेटेड जोग्राफिकल कंडीशन या एक कॉमन जोग्राफिकल कंडीशन के अंदर आते हैं तो वो सिमिलर स्पीशीज बनाते हैं, या सिमिलर तादादें हैं, या एक ही स्पीशीज बन जाते हैं या सिमिलर स्पीशीज बना लेते हैं, हाँ कि ना, बहुत ज्यादा सिमिलर स्पीशीज बना लेते हैं। तो इसे बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कि जब अलग अलग एरिया से आके जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक आइसोलेटेड या एक कॉमन ज्योग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं तो उनके बीच में जो एडेप्टेशन है वो बहुत सिमिलर सलीका होता है। इस नाम से जो इवोल्यूशन आता है वो भी बहुत सिमिलर रहता है। तो जो नई स्पीशीज बनती है वो भी क्या रहती है, आपस में सिमिलर रहती हैं, बहुत ज्यादा उनमें सिमिलैरिटी रहती है उनके नेस्ट में, उनकी एनवायरमेंटल हैबिटेट में। इस कारणवश वो इसे बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसे क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर ये कन्वर्जिंग लाइन कहलाती है कि एक पॉइंट की तरफ वो हो रही है तो वैसी इसे बोला जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसे क्या बोला जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और एडेप्टिव कन्वर्जेंस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेम एनवायरमेंटल या सिमिलर एनवायरमेंटल या सिमिलर हैबिटेट से एडेप्ट होने के नाम से, सिमिलर एनवायरमेंट या सिमिलर हैबिटेट या सिमिलर नेस से एडेप्ट होने के नाम से कन्वर्जेंस आ रहा है, इसीलिए इसे एडेप्टिव कन्वर्जेंस बोला जा रहा है। इसे एडेप्टिव कन्वर्जेंस बोला जा रहा है। जैसे अगर मैं प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में अगर मैं मोल का एग्जांपल लूं,
तो मोल क्या है? प्लेसेंटल मैमल। और वहीं अगर मैं मार्सुपियल मोल की बात करूँ, तो दोनों का जो हैबिटेट है वो बहुत, यानी दोनों का जो ज्योग्राफी है वो बहुत अलग है। पर अगर मैं इनका एनवायरमेंटल नीड या तादेदे हैं, ये दोनों ऑर्गेनिज्म बहुत अलग है, पर अगर मैं इनका एनवायरमेंटल नीड, इनका नेस्ट देखूं, तो वो सिमिलर है, इसी नाम से इनके बीच में सिमिलैरिटी दिखती है। तो ये आपस में क्या शो कर रहे हैं? ये आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। वहीं अगर मैं वुल्फ और टास्मेनियन वुल्फ का देखूं, तो इनके एनवायरनमेंट में, इनके हैबिटेट में आप इन दोनों की नेस बहुत ज्यादा सिमिलर है। इन दोनों के जो नीड है, एनवायरमेंटल नीड है, इनके हैबिटेट में वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। इस नाम से क्या हाल है, एक तादाद है, ये दोनों जो स्पीसीज इवॉल्व हुई हैं, ये बहुत सिमिलर इवॉल्व हुई हैं। इसीलिए दोनों स्पीसीज के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, इनके फूड पैटर्न में, इनके लिव इन हैबिट्स में। इसीलिए ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। वहीं अगर मैं माउस का देखूं या ऑस्ट्रेलियन माउस का यानी मार्सुपियल माउस का देखूं, तो उनके बीच में भी, उनके हैबिटेट में, चाहे माउस हो उसके हैबिटेट में, चाहे ऑस्ट्रेलिया यानी मार्सुपियल माउस हो उसके हैबिटेट में, दोनों का नीड, दोनों का एनवायरमेंटल नीड, दोनों का हैबिटेट सेम था। इसी नाम से वो दोनों सेम या सिमिलर तरीके से इवॉल्व हुए। सिमिलर तरीके से इवॉल्व हुए तो सिमिलर स्पीशीज बनी, इनके बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, हाँ कि ना? तो इसे बोला जाता है, और बता देते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव कन्वर्जेंस। इसे क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव कन्वर्जेंस। क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव कन्वर्जेंस। तो मैंने पहले भी बताया था, ये जो चाहे आप प्लेसेंटल मैमल ले लो और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ले लो, ये आपस में क्या शो कर ले? ये आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर ले। पर अगर सिर्फ मैं प्लेसेंटल मैमल लेता हूँ तो वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। और अगर सिर्फ मैं मार्सुपियल मैमल्स लेता हूँ, तो तादादे हैं सिर्फ वो शो करेंगे क्या? सिर्फ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, समझ में आई इतनी बात? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक करते हैं, जिसका नाम है जिसका नाम है एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब जो बता देते हैं, ये जो दो शब्द है, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, ये दोनों का भी हम लोग मतलब समझेंगे तो ये दोनों का मतलब कोई नहीं समझ पाता है, हाँ कि ना? यानी दो मतलब आसान है, पर आपको समझ में आना चाहिए, ये रहता है मेन, हाँ कि ना? ये सर, समझ नहीं पाते हैं, नहीं मतलब बोलते हैं कि चलो तो, मतलब जानने की क्या जरूरत, तो मैं वो बता दे रहा हूँ, इनका मतलब क्या है। क्या हुआ? ठीक है, तो इनका मतलब क्या है मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें पहले क्या है समझो। एविडेंसेस फ्रॉम, टॉपिक का नाम क्या है? एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी, एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी, फ्रॉम फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो समझो, एविडेंसेस किस चीज का? तो एविडेंस हम लोग ले रहे हैं इवोल्यूशन का। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से कैसे एविडेंस मिलेगा? समझो, हमारी बॉडी में जो भी काम हम कर रहे हैं, जब आपने लिव इन वर्ड पढ़ा होगा तो ये पता चला होगा, एक इमरजेंस की प्रॉपर्टी होती है कि लिविंग बीइंग जो भी काम कर रहा है वो उसके सेल्स के द्वारा किए जाने वाले काम का सम टोटल है। कोई भी सेल जो काम कर रहा है वो उसके मैक्रोमोली उसके ऑर्गेनेल्स के द्वारा किए जाने वालों का सम टोटल है। और जो भी ऑर्गेनेल जो काम कर रहा है वो उसके मैक्रोमोलिक्यूल के द्वारा किए जाने वाले काम का सम टोटल है, हाँ कि ना? ये इमरजेंस की प्रॉपर्टी आपने लिव इन वर्ल्ड में पढ़ी होगी, हाँ कि ना? यस सर। तो वहां पे इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में रिलेटेड हैं, अगर दो ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं, सेम ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, मान लेते हैं ए जो है और बी जो है वो सेम ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, तो क्या इनके बीच में जिस तरीके से कोई काम हो रहा होगा या इनके बीच इनके अंदर
ए के अंदर जैसे डाइजेशन हो रहा होगा, क्या बी के अंदर सिमिलर डाइजेशन हो रहा होगा, क्या सिमिलर एंजाइम होंगे, क्या सिमिलर स्टेप होने के चांसेस है? आंसर है यस। आंसर है यस। हाँ कि ना? तो अगर मैं ए के तादादे हैं उस बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ लूँ, ए में प्रेजेंट बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ लूँ, ए में होने वाली रिएक्शंस को पढ़ लूँ, और बी में होने वाली रिएक्शंस को पढ़ लूँ, और बी में होने वाली बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ लूँ, तो क्या मैं एक कॉमन एंसेस्ट्री दोनों के बीच में निकाल सकता हूँ? आंसर है यस। क्योंकि अगर इवोल्यूशन के दौरान दोनों सेम ऑर्गेनिज्म या कॉमन ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, मतलब दोनों के बीच में, दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो होगी। इवोल्यूशन में 100% चेंजेस तो आ नहीं जाते। हाँ कि ना? तो अब ये समझो, अब इस नाम से हम लोग फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब ये समझो फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी होती है बेसिकली, एक होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है कि हमारे अंदर तादादें हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो हमारे अंदर की मेटाबॉलिज्म है। पर वहीं अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करूँ तो फिजियोलॉजी होती है कि वो केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही हैं, उनमें क्या एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं, या वो रिएक्शंस का रिजल्ट क्या आ रहा है, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनके रिएक्टेंट क्या है, उनके बाय प्रोडक्ट्स क्या है। मतलब बेसिकली आप उस रिएक्शन के बारे में स्टडी करो तो वो कहलाती है फिजियोलॉजी। वो कहलाती है फिजियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ रिएक्शंस या स्टडी ऑफ प्रोसेस इनसाइड अ लिविंग बीइंग, की एक लिविंग बीइंग के अंदर कोई भी प्रक्रिया कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या यूज हो रहा है, मतलब उसके बारे में स्टडी करना किसी भी प्रक्रिया के बारे में, वो कहलाती है फिजियोलॉजी। इसीलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम अलग अलग प्रोसेस पढ़ते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे सॉरी, जमाता जमाता नहीं, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते थी, कोई भी प्रोसेस कैसे हो रहा है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? जैसे CO2 हीमोग्लोबिन के साथ कैसे बाइंड कर रहा है, या बाइकार्बोनेट आयन कैसे बन रहे हैं, तो उनमें हम एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में हम रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के अंदर रिएक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजी होती है बेसिकली स्टडी और प्रोसेस जो एक लिविंग बीइंग में हो रहे हैं, मतलब एक लिविंग बीइंग में होने वाले प्रोसेस, एक लिविंग बीइंग में होने वाले रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना कहलाता है फिजियोलॉजी। और मैंने अभी बोला था अगर दो ऑर्गेनिज्म सेम एंसेस्ट्री तो बिलोंग करते हैं, दोनों की एंसेस्ट्री सेम है, कॉमन है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोसेस दोनों के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलर होगा, या बहुत से प्रोसेस बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे। तो अगर मैं तीन ऑर्गेनिज्म लेता हूँ ए बी एंड सी और बोल देता हूँ कि ए और बी के अंदर मुझे बहुत से प्रोसेस में सिमिलैरिटी दिख रही है, मतलब ए और बी बहुत ज्यादा नजदीक वाले कॉमन एंसेस्ट्री हैं। वहीं अगर मैं ए बी और सी की कंपैरिजन करता हूँ तो मैं मुझे तीनों के बीच में बहुत कम सिमिलैरिटी दिख रही है, मतलब इनकी जो एंसेस्ट्री है वो बहुत दूर की है। मतलब ये सी अलग हो गया था बहुत पहले ही, सी बहुत पहले ही अलग हो गया था। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। हाँ कि ना? यस सर। और बायोकेमिस्ट्री क्या होती है कि आपके अंदर की केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री कहलाती है, मतलब आपके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आपके अंदर दादे दे कैसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कैसे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जैसे भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो आपकी कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी प्रोसेस में कौन जरूरी लग रहा है, आंसर है कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी चीज हो हमारी बॉडी में, एक तो हमारे जीन से गाइडेड रहती है, हाँ कि ना? और जीन से कैसे गाइडेड रहती है? जीन से हमारा बनता है प्रोटीन, जीन से हमारा कौन बनता है? प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से सभी रिएक्शंस गाइडेड रहती है। तो अगर मुझे देखना है कि दो सिमिलैरिटी किसी प्रोसेस किसी रिएक्शन के बीच में देखनी है, तो मैं उसके जीन कोड और उसके प्रोटीन के बीच में सिमिलैरिटी देखना लग जाऊंगा। मैं सीधा उसके जीन कोड या क्या कहते हैं प्रोटीन्स के बीच में सिमिलैरिटीज देखने लग जाऊंगा, जिससे मुझे कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में पता लग जाए। मैं हर एक केमिकल रिएक्शन हर एक वो पढ़ने की बजाय मैं जल्दी से जल्दी उसके प्रोटीन, उनके जीन का एक्सप्लेनेशन, जीन का जो कोड रहता है वो देखने लग जाऊंगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? उनके प्रोटोप्लाज्म, उनके एंजाइम, उनके DNA, उनके ब्लड, ये सब का तादादे हैं
कंपोजिशन देखने लग जाऊंगा। जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो चाहे प्रोटोप्लाज्म हो, चाहे एंजाइम हो, चाहे हॉर्मोन्स हो, चाहे डीएनए हो, चाहे ब्लड हो, कॉल्डेज के, इनके बीच में कॉल्डेज जो ग्रुप है इनके बीच में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी दिखती है। मतलब कॉल्डेज जो आपस में है वो कहीं ना कहीं उनका एंसेस्टी बहुत नजदीक है, हाँ कि ना। मतलब ये इससे हम लोग क्या पता लगा लें कि ऑर्गेनिज्म बता देते हैं कितना आपस में पास में रिलेटेड है या दूर की एंसेस्टी है। पास और दूर की एंसेस्टी होना मतलब ए और बी और सी जो है, ए और बी के प्रोटीन और जीन्स के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, मतलब इनकी एंसेस्ट्री बहुत पास की है। वहीं ए बी और सी के बीच में जो एंसेस्ट्री है यानी सिमिलरिटी है वो बहुत कम है, मतलब इनकी जो एंसेस्ट्री है वो बहुत दूर की है, इनकी जो एंसेस्ट्री है वो बहुत दूर की है, हाँ कि ना। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जो कॉमन जो शेयर्ड एंसेस्ट्री है वो क्या रिसेंट टाइम की है या डिस्टेंट पास की है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। अब आते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के या एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के ऊपर आते हैं। अब आते हैं एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के ऊपर। अब आते हैं किसके ऊपर? एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, या सिर्फ इवोल्यूशन लिख देते हैं पर असल में ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो लोग पढ़ते हैं ना उसके बारे में। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब एक तो हुआ केमिकल इवोल्यूशन, फिर हुआ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, अब होता है केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन हो यानी अब होता है, सॉरी, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला एवोल्यूशन कहलाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, हाँ कि ना। किसी लिविंग बीइंग में जो इवोल्यूशन हो रहा है वो कहलाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बाद बता देते हैं अंत में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे जाके भी तो इवॉल्व हुआ, तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे जाके इवॉल्व हुआ और अभी भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहे हैं, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। एक लिविंग बीइंग में होने वाला इवोल्यूशन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। तो इसके अंदर लल्लो तो 5 थ्योरीज पढ़नी है, इसके अंदर लल्लो तो बेसिकली 5 नहीं, सॉरी, 4 थ्योरीज पढ़नी है, थोड़ा सा अलग सा पढ़ना है वो बता दूंगा क्या है, ठीक है। इसके अंदर लल्लो तो मेन 4 थ्योरीज पढ़नी है। पहला है लेमार्किज्म, कि लेमार्क की क्या सोच की, लेमार्क की क्या सोच थी वो है लेमार्किज्म, हाँ कि ना, यस सर। फिर आते हैं नियो लेमार्किज्म, फिर आते हैं नियो लेमार्किज्म, आप बोल सकते हो लियो लेमार्किज्म, तो लेमार्किज्म तो ये अंदर ले लिया जाता है। और फिर सेकंड मोस्ट थ्योरी मानी जाती है डार्विनिज्म, सेकंड मोस्ट थ्योरी मानी जाती है डार्विनिज्म, हाँ कि ना। सेकंड मोस्ट थ्योरी क्या मानी जाती है? डार्विनिज्म मानी जाती है। सेकंड मोस्ट थ्योरी क्या मानी जाती है? डार्विनिज्म मानी जाती है। फिर कौन आता है? फिर आता है आपका म्यूटेशन थ्योरी, फिर कौन आता है आपका? म्यूटेशन थ्योरी, फिर कौन आता है आपका? म्यूटेशन थ्योरी, फिर कौन आता है आपका? म्यूटेशन थ्योरी, हाँ कि ना। फिर आपकी बात की जाती है म्यूटेशन थ्योरी। फिर आती है नियो डार्विनिज्म, फिर आता है नियो डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म। तो एक ऊपर ऊपर से व्यू दे देता हूँ, बाकी कल बात करेंगे। समझो क्या होता है। लेमार्किज्म हो, डार्विनिज्म हो, म्यूटेशन थ्योरी हो या नियो डार्विनिज्म हो, लेमार्किज्म बेसिकली लेमार्क की सोच, लेमार्क ने जो थ्योरी दी उसका है। अब ये जो थ्योरी है लेमार्किज्म, लेमार्क और डार्विन दोनों जो है अपने समय के फेमस साइंटिस्ट थे। तो लेमार्किज्म लेमार्क की जो थ्योरीज की जो स्टडीज थी उस पे बेस्ड थ्योरीज है, हाँ कि ना, इसने थ्योरी दी। अब क्या हुआ, इनमें गलतियां निकली। तो फिर जो लेमार्किज्म के यानी लेमार्क के फॉलोवर थे, लेमार्क के स्टूडेंट थे, के लेमार्क को मानने वाले थे, वो साइंटिस्ट उस थ्योरी तो मॉडिफाई करते हुए लाई नियो लेमार्किज्म, हाँ कि ना। ठीक है, हाँ वो ये बोलते हुए थी लेमार्क की, लेमार्क जो था वो सही बोल रहा था, वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ कि ना, यस सर। पर उसे भी डार्विन की थ्योरी ने डिस्प्रूव कर दिया। अब डार्विन की जो थ्योरीज हैं वो कहलाई डार्विनिज्म, वो क्या कहलाई? डार्विनिज्म।
और डार्विनिज्म के बाद बता देते हैं डार्विन की थ्योरी में जब गलतियां निकली, जब वो कई जगह फिट नहीं हुआ, तो डार्विन के फॉलोअर्स लाए नियो डार्विनिज्म। डार्विन के फॉलोअर क्या लाए? नियो डार्विनिज्म। हाँ कि ना? बता देते हैं डार्विन के फॉलोअर क्या लाए? नियो डार्विनिज्म। हाँ कि ना? यस सर। जैसे अगर मैं लेमार्क की थ्योरी की बात करूँ, तो लेमार्क की थ्योरी में दो असल में बहुत सी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो अगर मैं बताना चाहूँ ऊपर से, तो एक बात आप सोच सकते हो कि लेमार्क का ये मानना था कि एक लिविंग बीइंग के अंदर एक इंटरनल फोर्स है, अंदर से ही एक सुपर नेचुरल पावर है जो उसके ऑर्गन और उसकी बॉडी को मॉडिफाई करने में मदद करती है। एनवायरनमेंट नहीं मदद करता, ना ही कुछ मदद करता, उसके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर है जो उसे मदद कर रही है। या वो ये बोलता था कि बता देते हैं ये सुपर नेचुरल पावर तभी मदद करती है जब बता देते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर खतरा हो। मतलब वो क्या किया, वो ऑब्जर्व किया कि यार एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनिज्म एडेप्ट हो रहा है अपने एनवायरनमेंट में, अपने हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए उसके हैबिटेट में चेंज आ रहा है, तो वो एडेप्ट हो रहा है और जिसके चलते इवोल्यूशन हो जा रहा है। तो उसके अंदर ये हुआ कि ये एडेप्ट तभी क्यों हो रहा है जब चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में, क्या ये पहले से उसके अंदर ये इवॉल्व नहीं हो जा रहा था? तो वो इस एक्सपेक्ट तो सोचा ही नहीं, वो ये सोचा कि चेंज आ रहा है तभी हो रहा है, तभी ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है। मतलब ये जो चेंज है, ये चेंज इसकी लाइफ पे खतरा डाल रहा है, और जब इसकी लाइफ पे खतरा आ रहा है तो इसके अंदर की जो सुपर नेचुरल फोर्स है वो जागृत हो जा रही है और इसे इवॉल्व कर दे रही है। या उसका मानना ये था कि बहुत से फीचर बहुत से ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और वो एक्चुअल में यूज के नहीं रहते, तो वो फीचर रिड्यूस हो गए रहते, वो फीचर खराब हो गए रहते हैं। जैसे हम में टेल बोन पाई जाती है पर हम में तेल नहीं है, तो हमारी टेल बोन अब बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। हम में निटिएटिन मेम्ब्रेन पाई जाती है पर हम में काम की नहीं है, तो अब वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई। मतलब वो बोलता था कि अगर आप कोई ऑर्गेनिज्म कोई से अपने ऑर्गन तो बहुत ज्यादा यूज करता है, तो वो ऑर्गन उसका बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाएगा, और किसी ऑर्गन तक वो यूज नहीं करता तो वो ऑर्गन बहुत बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं होगा। तो उसकी ये थ्योरीज थी। पर सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओगे कि ये सुपर नेचुरल फोर्स कैसे हो जाएगी यार? साइंस सुपर नेचुरल फोर्स को इजाजत नहीं देता। या ये कैसा बकवास है कि आप जो सा ऑर्गन यूज करोगे, क्या मैं जबान अपनी ज्यादा चलाऊंगा तो मेरी जबान बहुत ज्यादा हो जाएगी क्या इवॉल्व? कि जबान के भी आंखें निकल आएंगी, वो भी खुद से बोलना चालू कर देगी, ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ कि ना? हाँ कि ना? या वो बोलता था कि कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कोई टेलेंट एक्वायर करता है तो वो उसकी बच्चों में भी जाता है। तो किसी इंसान का हाथ कट गया है तो वो क्या उसके बच्चों का भी हाथ कटा पैदा होंगे क्या? ऐसा नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म हुए, ये जो है ये तादेरे हैं उसके विरोधाभास, उसे विरोध में बोला गया। तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो नियो लेमार्किज्म लाए, और नियो लेमार्किज्म लाए और इसकी थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई करते ये बोलना चाहे कि वो गलत नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ समझा नहीं पाया। पर एक्चुअल में नियो लेमार्किज्म भी ज्यादा चल नहीं पाया। फिर डार्विन का तो जानते ही हो, उसे फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोला जाता है। हाँ कि ना? चार्ल्स डार्विन को। हाँ कि ना? ये उसने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज का कंसेप्ट दिया। हाँ कि ना? ये सब पढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट दिया। हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया। फिर डार्विन के भी डीमेरिट्स थे, वो कुछ चीजों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब एकदम स्पेसिफिक पॉइंट पे गए तो उसके थ्योरीज कहीं कहीं पे वो नहीं हो पाए, स्टैंड नहीं कर पाए। तो ये जो थे ये डार्विन के डीमेरिट्स थे, डार्विन के क्रिटिसिज्म थे। तो फिर जो डार्विन के फॉलोअर्स थे वो क्या लाए? नियो डार्विनिज्म। ताकि ये वहां पे भी यही बोलना चाहिए जो लियो लेमार्किज्म वाले कर रहे थे कि डार्विन गलत नहीं बोल रहा था, डार्विन गलत नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बस यही बोलना चाह रहे थे वो उन लोग भी। समझ में आया? तो वो पढ़ेंगे, पर उसमें थोड़ी सी डिफरेंस थी। नियो लेमार्किज्म के आधार के रेस्पेक्ट में नियो डार्विनिज्म ज्यादा अच्छा था। अगर आप कंपेयर करें तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाया गया था। बीच में वैसी म्यूटेशन थ्योरी आई थी, म्यूटेशन कैसे होगा ये सब हम लोग तो पढ़ना है। समझ में आया? फिर हम लोग तो वैल्यूएशन पढ़ना है। नियो डार्विनिज्म के अंदर हम लोग तो दो तीन इफेक्ट भी पढ़ने हैं। फिर हम लोग तो नेचुरल सिलेक्शन भी पढ़ना है। तो बहुत सी चीजें हम लोग तो पढ़नी है। हाँ कि ना?
फिर उसके बाद सीधा तादेदे नेचुरल सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद एक तादेदे हैं, एक लॉ है आदि विंसबर्ग लॉ। हाँ, आदि विंसबर्ग लॉ है, फिर ह्यूमन इवोल्यूशन, और फिर बायोजियोग्राफिकल टाइम स्केल वाला करना है, जियोग्राफिकल टाइम स्केल वाला करना है, तो उतने में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय राम जी की।